हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने व्हाट द थंडर सेड के स्टेंजाज पढ़े और अभी हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आई सैट अपॉन द शोर फिशिंग विद द एरिड प्लान, मैं किनारे पर बैठ गया। आई सैट अपॉन द शोर, मैं किनारे पर बैठ गया, फिशिंग मछली पकड़ते हुए, विद द एरिड प्लेन बिहाइंड मी, मेरे पीछे एरिड प्लेन था यानी शुष्क मैदान था। शैल आई एटलीस्ट सेट माई लैंड्स इन ऑर्डर, क्या मुझे कम से कम ने अपनी ज़मीन व्यवस्थित करनी चाहिए। तो क्या कहना चाहता है इलियट यहाँ पर? द स्पीकर रिटर्न्स फ्रॉम सेलिंग अपॉन द शोर फिशिंग, which refers back to line 189 to 190 when the speaker was fishing on the city canal। यानी जब स्पीकर जो है सिटी की कैनाल में, डर्टी कैनाल के अंदर स्पीकर जो है वो मछली पकड़ रहा था, उसी लाइन की अब ये याद दिला रहा है। वो कह रहा है द स्पीकर रिटर्न्स फ्रॉम द सेलिंग टू अपॉन द शोर फिशिंग विच रेफर्स टू बैक, इसको रेफर करता है एरिड प्लेन बिहाइंड हिम। एरिड प्लेन का मतलब ये तो शुष्क मैदान उसके पीछे, इसका मतलब ये हुआ कि किसकी तरफ सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है दैट देयर हैजंट बीन एनी सॉर्ट ऑफ रीबर्थ इन द लैंड, इस लैंड में किसी प्रकार का रीबर्थ नहीं हुआ, ठीक है ना। इवन आफ्टर वी हैव हियर्ड द थंडर्स मैसेज, थंडर का मैसेज हमने पढ़ा, दा दा दा, दत्ता, दया, धवम और दमयत्ता, 3 मैसेज पढ़े, लेकिन फिर भी क्या हुआ? इस जो वेस्ट लैंड में है वो रीबर्थ की उम्मीद नहीं है। बट हे द स्पीकर थिंक्स इट्स अबाउट टाइम ही सेट थिंग्स राइट, स्पीकर सोचता है कि ये टाइम के बारे में है कि वो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी थिंग्स को सही कर देगा, यानी सेट माई लैंड्स इन ऑर्डर। वो कहता है सेट माई लैंड्स इन ऑर्डर। स्टिल इट्स वन थिंग टू नो व्हाट इज राइट, इट्स अनदर थिंग टू गो आउट एंड डू इट। यानी ये बात अलग है कि क्या सही है और क्या गलत है, परंतु सोच करके ये करना कि ये सही है, उसको गलत मतलब उसको ठीक करना, जो गलत है उसको ठीक करना है, वो दूसरी बात है। तो वो कहता है क्या मुझे अपनी लैंड्स को इन ऑर्डर में सेट करना चाहिए या नहीं। तो देयर इज़ ऑथर लेस ऑप्टिमिस्टिक वे, देयर इज़ अनदर लेस ऑप्टिमिस्टिक वे टू रीड दीज लाइन। इन लाइन को पढ़ने के लिए बहुत ही कम आशावादी तरीका है। व्हेन यू सेट योर अफेयर्स इन ऑर्डर, जब आप अपने अफेयर्स को व्यवस्थित कर लेते हैं, आफ्टर ऑल यू आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर योर डेथ, क्योंकि हर चीज़ आपकी डेथ के लिए रेडी है। सो इन दिस लाइन इलियट माइट बी ट्राइंग टू मेक यू थिंक अबाउट डाइंग। इसलिए इलियट हो सकता है कि आपको ये कह रहा है कि मरने के बारे में सोचो, बिकॉज दिस माइट बी द ओनली वे टू गेट यू टू स्टॉप थिंकिंग सो सेल्फिशली, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है कि आप स्वार्थ में तरीके से सोचने से, सेल्फिशली सोचने से अपने आप को रोक सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू डू द राइट थिंग व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर जस्ट लाइक एवरीवन एल्स। यानी ये आसान है, और आसान है सही काम करना जब आप रियलाइज़ करते हैं कि तुम भी दूसरों के जैसे ही हो, एंड दैट देयर इज़ नो पॉइंट इन ट्राइंग टू हैव मोर पोजेशंस, और ज़्यादा पोजेशंस में, ज़्यादा कोई चीज़ पर अधिकार करने में देयर इज़ नो पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं है। और मोर फेम देन अदर्स, और दूसरों से ज़्यादा आप प्रसिद्ध भी नहीं हो सकते, बिकॉज एवरीवन डाइज एनीवे, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी तरीके से मरता ही है, मरना जो है वो निश्चित है। तो इसलिए ये बात इलियट कहना चाहता है कि आप अपनी मृत्यु के बारे में सोचो, और जो आप गलत काम कर रहे हो उसको आप सही कर लो, क्योंकि हर आदमी को एक ना एक दिन मरना है और सारे आदमी एक जैसे ही हैं। तो हो सकता है इलियट जो है सेट द लैंड्स इन ऑर्डर कह करके ये कहना चाहता है कि आप अपने अफेयर्स को सही कर लो, अपनी थिंग्स को सेट कर लो, इतने ज़्यादा सेल्फिश मत बनो। तो ये इलियट हो सकता है कहना चाहता हो। इट माइट नॉट बी व्हाट यू वांट टू हियर, ये भी नहीं हो सकता कि तुम शायद क्या सुनना चाहते हो। बट व्हेन हैज़ इलियट एवर सेड समथिंग समवन वांटेड टू हियर, परंतु इलियट ने कब कहा कि समथिंग समवन वांटेड टू हियर, कि कोई आदमी किसी को सुनना चाहता है। व्हाट इज परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट दीज लाइन्स इज द
introduction of one of the central figure of the poem, the Fisher King. यानी जो शायद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इस लाइन के अंदर वो है जो इस पोइम की सेंट्रल फिगर है, कौन? फिशर किंग. हु इज दैट यू आस्क? हु इज दैट यू आस्क? वो कौन है जिसके बारे में तुम पूछते हो? तो यहाँ पर फिशर किंग के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता है इलियट हमें. तो देखिए, द फिशर किंग वॉज कॉमन फिगर इन ग्रेल लीजेंड. जो आर्थरियन रोमांस था उसके अंदर फिशर किंग जो था वो क्या था? एक कॉमन फिगर थी. लीजेंड्स हैव इट दैट व्हेन द नाइट परसिवल और पारसिफल, इफ यू हैव गोना गेट फ्रेंच ऑन अस लाइक वर्लेन, यानी अगर आप गोइंग टू गेट फ्रेंच ऑन अस, अगर आप फ्रेंच वर्लेन को पढ़ोगे तो इलियट एल्यूडेड इन लाइन 202 वॉज ऑन हिज ग्रेल क्वेस्ट, जो कि अपने ग्रेल की खोज में नाइट था. ही स्टॉप्ड बाई ए कैसल विद ए वाउंडेड किंग. वो एक किनारे के पास, एक कैसल के पास, एक किले के पास रुक जाता है. वहाँ पर एक वाउंडेड किंग मिलता है. वो वाउंडेड किंग जो होता है वो फिशर किंग होता है. द फिशर किंग वॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज वाउंडेड समवेयर इन द जनरल एरिया ऑफ द ग्रोइंग, यानी इनफर्टिलिटी मच व्हेन ही सफर्स. यानी जो जनरल एरिया था उसके अंदर वो वाउंडेड मिलता है फिशर किंग, क्योंकि वो इनफर्टिलिटी से ग्रसित था. व्हेन ही सफर्स, जब वो पीड़ित होता है, दुखी होता है. वेल सो डज हिज किंगडम, और ऐसा ही उसके साम्राज्य के साथ होता है. विद मैचिंग इनफर्टिलिटी, वही इनफर्टिलिटी जो है वो उसके राज्य में फैल जाती है. हैंस द वेस्ट लैंड और एरिड प्लेन, इसीलिए वो वेस्ट लैंड की बात करता है या एरिड प्लेन की बात करता है. तो यहाँ पर बात याद रखनी है आपको, वर्लेन जो फ्रेंच पोइम है जिसके अंदर परसिवल जो है, नाइट परसिवल जो है वो जाता है और एक कैसल के पास वाउंडेड किंग से मिलता है. और वो वाउंडेड किंग जो है वो कौन है? फिशर किंग है. तो उसकी रिफरेंस यहाँ पर इलियट देना चाहता है. और नाइट जो है वो ग्रेल की कन्क्वेस्ट में, होली ग्रेल की कन्क्वेस्ट में है. तो इट्स ग्रेट ऑनर टू द नाइट हु फाइनली हील्स हिज गाय, यानी ये उस नाइट के लिए बड़े सम्मान की बात है कि वो अपने साथी को हील करता है. दैट ऑनर वेंट टू परसिवल, और वो सम्मान जो है परसिवल को चला जाता है. हु ऑल्सो हैपन टू बी द नाइट हु हैज इनोसेंट, who also happened to be the knight who was innocent, pure and plainly good enough to find the holy grail. And that honor went to Percival के पास चला जाता है, जो कि एक ऐसा नाइट बना who was innocent, जो innocent था, प्योर था, plainly good था, ताकि वो होली ग्रेल को फाइंड कर सके. तो ये ग्रेट ऑनर है नाइट के लिए. तो वो इनोसेंट होना, प्योर होना और प्लेनली गुड होना, तभी आप होली ग्रेल को फाइंड कर सकते हैं, मतलब आप स्पिरिचुअल वैल्यू को डेवलप कर सकते हैं. ओके, आगे अगर हम बात करें, व्हाट डज ऑल दिस हैव टू डू विद द वेस्टलैंड? इन सब चीज़ों का वेस्टलैंड से क्या लेना है? थिंक ऑफ इट एज एन एलिग्री ऑफ सॉर्ट्स. ये सब क्या है? एलिग्री की बात होती है. द फिशर किंग्स लैंड्स विच रियली नीड्स टू बी सेट इन ऑर्डर. फिशर किंग की जो ज़मीन है उसको व्यवस्थित करना चाहिए. व्हाट विल देयर बीइंग बैरन एंड ऑल, यानी व्हाट विल देयर बीइंग बैरन एंड ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. उनका बैरन होना यानी इनफर्टाइल होना, वो सारा का सारा मॉडर्न सोसाइटी की तरफ इंडिकेट करता है. विच कुड ऑल्सो यूज सम सीरियस हेल्प, इस सीरियस हेल्प की यूज कर सकता है. इफ ओनली द मॉडर्न वर्ल्ड हैड सम सॉर्ट ऑफ परसिवल, अगर आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कोई परसिवल होता, वो वॉज एबल टू हील द किंग्स वाउंड, जो उस किंग के वाउंड को हील कर सकता, एंड टू बाई एक्सटेंशन हील द लैंड, और विस्तार तक बात करें तो पूरी लैंड को हील कर सकता, मतलब उस लैंड को फर्टाइल बना सकता, अपनी लैंड को ठीक कर सकता. कहने का मतलब कि मॉडर्न सोसाइटी में एक ऐसा कोई परसिवल आता जो पूरी सोसाइटी के अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को डेवलप करता,
स्पिरिचुअल वैल्यूज जब डेवलप करेगा तो लैंड जो है वो फर्टाइल अपने आप बन जाएगी. इट इज़ प्रेटी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन दिस केस it is the fisher king who appears to be the one who is able to set his lands in order. यानी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक फिशर किंग ही ऐसा आदमी है जो अपनी लैंड को सही करने में समर्थ है. गेट थिंग्स ग्रोइंग अगेन, और वहाँ पर सभी वस्तुओं को ठीक कर देगा ताकि हर चीज़ जो है वो ठीक हो जाए और अनाज उगना शुरू हो जाए. तो यहाँ फिशर किंग की बात कर, बट विल ही, क्या वो ऐसा कर पाएगा? तो देखिए, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन. लंदन ब्रिज गिरते गिरते नीचे गिर रहा है. पोइज एकोस नेल फोको चेगली एफिना क्वांडो फियम उटी चर्डन ओस्वेलो ओस्वेलो. लंदन ब्रिज गिरते गिरते नीचे गिर रहा है. वह अपने आप को आग में छुपा लेगा जो उसको पवित्र कर देगी. वो अपने आप को किस में छुपा लेगा? आग में छुपा लेगा जो उसको पवित्र कर देगी. When shall I be as the swallow? यानी मैं स्वेलो कब बनूंगा? तो यहाँ लंदन ब्रिज गिरते गिरते नीचे गिर रहा है. ऐसा क्यों कह रहा है कवि? पोइट ऐसा क्यों कह रहा है और स्वेलो की बात ये क्यों करता है? देखिए, इस पॉइंट में बात है कि द पोइम सेंड्स आउट इट्स फाइनल क्राई. इस पोइम में अपने अंतिम जो विलाप है वो उसके बारे में बात करती है. एंड थ्रोज आउट ए नटी सीरीज ऑफ रेफरेंसेस टू थिंक फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट टाइम्स एंड कल्चर. अलग अलग डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट टाइम और डिफरेंट कल्चर से डिफरेंट थिंग्स की रेफरेंसेस देता है. It all sorts with London Bridge is falling down, which is part of a familiar nursery rhyme, but just plain creepy when inserted into the West Plain. ये क्या है? London Bridge is falling down, ये नर्सरी की राइम है. लेकिन इस राइम को जब इस पोइम के अंदर लिया जाता है तो इसका कुछ अलग ही मीनिंग निकलता है, वो क्रीपी लगती है. In this case, it's useful symbol with which Eliot can depict the collapse of Western culture. वो लंदन ब्रिज की फॉलिंग डाउन की बात करता है. तो यहाँ इस पोएम में वो ये बताना चाहता है कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो कोलैप्स हो चुकी है, डिकेड हो चुकी है. ठीक है ना? ऐसा वो बताना चाहता है. आगे अगर बात करें, लाइन 4 to 8 कम्स अगेन फ्रॉम दांतेज इन्फर्नो. यहाँ दांते के इन्फर्नो की भी बात होती है. एंड इट टॉक्स अबाउट ए पोइट हु इज बर्निंग इन हेल. यानी वो क्या करता है? एक पोइट की बात करता है जो कि हेल में जल रहा है. It translate, he hid himself in the fire which refines them. यानी वो अपने आप को फायर के अंदर छिपा लेता है जो उसको रिफाइन कर देती है, जो उसको पवित्र कर देती है. यहाँ पर भी वो कह रहा है कि अपने आप को वो जला लेगा और पवित्र हो जाएगा. तो although the line brings up the image of hell fire, ये लाइन जो है hell fire की बात करती है. It might actually be hopeful, ये आशावान हो सकती है, because fire in this instance can be purifying or refining thing as much as destructive thing. यानी इसके अंदर जो आग है, फायर जो है वो प्योरीफाइंग है, पवित्र करने वाली है, रिफाइनिंग करने वाली है, और इसके साथ साथ वो डिस्ट्रक्टिव थिंग भी है. मे बी वेस्टर्न कल्चर इज गोइंग थ्रू द बर्निंग. हो सकता है कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो बर्निंग हो रही हो. इट नीड्स इन ऑर्डर टू राइज अगेन टू ग्रेटनेस. यानी फिर से ग्रेटनेस प्राप्त करने के लिए उसे बर्निंग होना जरूरी है, ऐसा वो कहना चाहता. तो यहाँ फायर जो है वो डिस्ट्रक्टिव भी है, फायर जो है वो रिफाइनिंग भी है और प्योरीफाइंग भी है. और यहाँ पर जो दांते का इन्फर्नो है, जिसके अंदर एक पोइट जो है वो हेल के अंदर बर्न हो रहा है, लेकिन वो हेल की जो फायर है उसको रिफाइन कर देती है, उसको प्योरीफाई कर देती है. उसी प्रकार यानी जस्ट दैट काइंड, उसी प्रकार मैं ये कहना चाहूँगा कि लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन. वेस्टर्न कल्चर जो है वो डिके हो रही है. वेस्टर्न कल्चर इज डिकेइंग डे बाय डे एंड इट इज बर्निंग डे बाय डे. एंड द फायर that burns it will purify it, will refine it soon, and it will gain its greatness in near future.
The poet wants to convey his message. Okay, next. Line 429 brings you back to the myth of Philomela. अब फिलोमेला का भी मिथ आता है जिसमें स्वेलो कहता है. ट्रांसलेट टू व्हेन शैल आई बी एज द स्वेलो. व्हेन शैल आई बी एज द स्वेलो, मैं स्वेलो कब बनूंगी. दिस माइट रेफर टू इलियट्स ऑन डिजायर टू ट्रांसफॉर्म इनटू बर्ड लाइक फिलोमेला. यानी ये लाइन इलियट की इच्छा को व्यक्त करती है कि इलियट भी एक फिलोमेला बर्ड बनना चाहता है, सो ही कैन फ्लाई अवे फ्रॉम द ब्रूटल मॉडर्न वर्ल्ड. यानी इस ब्रूटल मॉडर्न वर्ल्ड से वो फ्लाई अवे होना चाहता है एंड गो ऑफ टू सिंग हिज सॉन्ग समवेयर एल्स. और वो गो ऑफ टू सिंग यानी वहाँ से चला जाना चाहता है, इस गीत को गाने के लिए किसी और जगह पर चला जाना चाहता है. तो इलियट ये चाहता है कि वो भी फिलोमेला नाम का बर्ड बन जाए और वो इस ब्रूटल मॉडर्न वर्ल्ड से उड़ करके चला जाए और कहीं और जा करके अपना गीत गाए. ले प्रिंस ऑफ एक्विटाइन एला टूअर एबोलाइट, दीज फ्रेगमेंट्स आई हैव शोड अगेंस्ट माई रूम्स. टूटे फूटे टावर में एक्विटाइन का राजकुमार इन टुकड़ों को अपने खंडहरों के सामने किनारे कर दिया है. दीज फ्रेगमेंट्स आई हैव शोड अगेंस्ट माई रूम्स. अब यहाँ क्या कहना चाहता है कि टूटे फूटे टावर में एक्विटाइन का राजकुमार, टावर टूटा फूटा हुआ है और एक्विटाइन का राजकुमार उसके अंदर बैठा है और उस टूटे फूटे टुकड़ों को मैंने खंडहरों के सामने किनारे कर दिया है. यानी दीज फ्रेगमेंट्स आई हैव शोड अगेंस्ट माई रूम. क्या कहना चाहता है ये लाइन 413. फ्रेंच एंड ट्रांसलेट द प्रिंस ऑफ एक्विटाइन इन द रून्ड टावर. This image continues Eliot's use of crumbling towers as symbol of crumbling civilization. Crumbling tower का मतलब civilization crumbling है. Remember that allusion to Inferno in line 412. यहाँ पर Inferno का फिर allusion आता है. The line comes from a sonnet called El Dusty Shadow. El Dusty Shadow. El Dusty Shadow एक फ्रेंच पोइट जिरार्ड डी नेरवल जो था उसका लिखा हुआ एक सोनेट था, उससे ये लाइन ली गई है और ये लाइन फ्रेंच पोइट से ली गई है और इन्फर्नो की याद दिला देती है. ओके, लाइन 431 एक्चुअली बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन द एंटायर पोएम बिकॉज इट बेसिकली सम्स अप एनीथिंग इलियट्स ट्राइंग टू डू बाय राइटिंग द वेस्टलैंड. वेस्टलैंड लिखने का क्या उद्देश्य है, व्हाट डू वी मीन बाय दैट, इससे हमारा मतलब क्या है. वेल ही हैज टेकन ब्रोकन फ्रेगमेंट फ्रॉम कल्चर दैट वाज वंस वॉल. यानी पूरी कल्चर जो थी वो एक कभी ना कभी तो समृद्ध थी, उसी से फ्रेगमेंट लिए एंड इज जस्ट पर्सिंग देम टुगेदर इन ऑर्डर टू शोर अप हिज रूम्स. यानी एंड इज जस्ट पर्सिंग देम टुगेदर, वो क्या करता है उनको साथ साथ पर्स करने की कोशिश करता है इन ऑर्डर टू शोर अप हिज रूम्स. ये जो टूटे फूटे टुकड़े हैं उनको शोर अप करने की कोशिश करता है. इन अदर वर्ड्स ही सीज हिमसेल्फ स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ ए वेस्टलैंड. दूसरे शब्दों में ये कहेंगे अपने आप को वो वेस्टलैंड के बीच में खड़ा हुआ पाता है, दैट इज लिटर्ड विद पर्सेस फ्रॉम ए ग्लोरियस हाई कल्चर्ड पास्ट, जो कि गंदा हो चुका है, ग्लोरियस हाई कल्चर्ड पास्ट. एंड राइटिंग हिज पोएम he has collected these broken pieces and piled them together in a sort of testimony. उसने क्या है कि इन टूटे फूटे टुकड़ों को कलेक्ट किया और उनको एक प्रमाण के रूप में इकट्ठा किया, which he feels is the most he can do now the western culture is broken. वो ये फील करता है कि वो ये बता सके कि वेस्टर्न कल्चर जो है अब ब्रोकन हो चुकी है. फ्रेंच लाइन फ्रॉम विच पोइट, तो लाइन कम्स फ्रॉम सोनेट कॉल्ड एल डस्टी शैडो बाय ए फ्रेंच पोइट नेम जेरार्ड बी नेरवेल. क्रम्बलिंग टावर का मतलब क्रम्बलिंग टावर सिंबल ऑफ क्रम्बलिंग सिविलाइजेशन. वाई देन लाई फिट यू, वाई देन लाई फिट यू, हीरो नोमोज मेड अगेन. फिर क्यों, वाई देन आइल फिट यू, फिर क्यों आइल आपके लिए उपयुक्त है. हीरोनोमो फिर से पागल हो गया. या हीरोनीमो कौन है, तो दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द स्पेनिश ट्रेजेडी थॉमस किड. थॉमस किड ने स्पेनिश ट्रेजेडी ली हीरोनीमो वाली, उससे ली गई है. द सब टाइटल टू दिस प्ले इज हीरोनोमस मेड अगेन. हीरोनोमो फिर से पागल हो गया, इसकी सब टाइटल है स्पेनिश ट्रेजेडी का. एंड द लाइन
एंड आइल्स फिट यू कम्स फ्रॉम द मेन कैरेक्टर, मुख्य कैरेक्टर से आती है, हु इज आस्क्ड टू राइट ए प्ले फॉर द रॉयल कोर्ट, जिसको रॉयल कोर्ट के लिए प्ले लिखने के लिए कहा जाता है, एंड रिप्लाइड समथिंग अलोंग द लाइन्स ऑफ ओ आई विल गिव यू ए प्ले ऑल राइट। यानी लाइन जो है आई विल फिट फॉर यू, ये एक मेन कैरेक्टर से आती है जिसको ये कहा जाता है, जिसको ये कहा जाता है who is asked to write a play for the royal court, रॉयल कोर्ट के लिए उसको नाटक लिखने की कहा जाता है, and replied something along the lines of oh I will give you a play all right, यानी मैं आपको एक जरूर नाटक लिख के दूंगा। He ends up writing a play that leads to the death of the people, और वो ends up सारांश करता है प्ले लिख करके that leads to death of all the people, जो कि सभी लोगों की मृत्यु की तरफ ले जाता है। वो मर्डर्ड हिज सन्स, जिसने अपने बेटे का मर्डर कर दिया। इन दिस केस इलियट माइट बी सेंडिंग आउट ए मैसेज ऑफ रेज टू वेस्टर्न कल्चर, इस तरीके से वेस्टर्न कल्चर को लेकर के अपना गुस्सा जो है वो इलियट प्रकट करना चाहते हो। यू वांट ए पोइम, तुम एक पोइम चाहते हो, हियर इज पोइम, ये लो एक पोइम। तो इलियट भी यहाँ क्या करता है, एक पोइम लिख करके बताना चाहता है कि मैंने भी एक पोइम लिख दी, अब देख लो ये पोइम कौन सी है। तो यहाँ इलियट भी यही चाहता है। जिस तरीके से स्पेनिश ट्रेजेडी थॉमस किड की वाली है, हीरोनोमस मेड अगेन, नहीं आई विल फिट यू, मतलब मैं आपके लिए एक नाटक लिखूंगा। नाटक लिखा जाता है जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि सभी लोग मृत्यु की तरफ अग्रसर होते हैं और उसने भी अपने बेटे का मर्डर कर दिया। तो इलियट माइट बी सेंडिंग आउट मैसेज ऑफ रेज वेस्टर्न कल्चर सेइंग यू वांट ए पोइम, हियर इज ए पोइम। तो अब देखिए द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड की अगर बात करें, Why then I will fit you, these line taken from Spanish tragedy, Thomas Kidd से लिखिए। Hieronymo Madigan, what is this? The subtitle of the play Spanish tragedy Hieronymo Madigan, इसका ये subtitle है। अच्छा, who speaks the line I will fit you? This line is spoken by the main character of the play. She adds this line, oh I will give you a play of right. What does the Eliot want to say? Eliot क्या कहना चाहता है? Eliot wants to send a message about race of western culture and he says you want a poem, here is a poem। तो वेस्टर्न कल्चर के बारे में अपना गुस्सा प्रकट करना चाहता है। वो कहता है कि आपको पोइम चाहिए तो ये लीजिए पोइम। Why then I will fit you, Hieronymo is mad again, फिर क्यों आइल आपके लिए उपयुक्त है, हीरोनोमो फिर से पागल हो गया, ये तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है ना। तो ये अपने कर चुके हैं कि हीरोनोमो जो है वो कैसे पागल हो गया है, इसको हम कर चुके हैं। आगे दत्ता दया धवम दमयत्ता शांति शांति शांति। तो अब ये तीनों वर्ड्स अपने आ चुके हैं, दत्ता दया धवम दमयत्ता शांति शांति। द पोइम क्लोजेज विद द पिटिशन ऑफ द थ्री वर्ड्स थंडर सेड विच अगेन मीन गिव, देव, शो कंपेशन, दया करो, कंट्रोल योरसेल्फ। तो दीज आर इलियट्स फाइनल वर्ड एडवाइस टू हिज ऑडियंस, अपने ऑडियंस के लिए फाइनल वर्ड एडवाइस है। And it is advice he wants us to follow and we are going to have any hope of moving forward. What is fascinating about this is the Eliot has spent all this time talking about the collapse of Western culture. Eliot ने पूरा टाइम ये बताने में व्यतीत किया कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। And now he seeks the rebirth of our civilization by turning to the Eastern culture of Hinduism. इसलिए वो ये चाहता है कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो रीबर्थ हो, वो किसको फॉलो करे, ईस्टर्न कल्चर जो हिंदुइज्म की है, इवन बुद्धिज़्म की है, जो कि फायर सरमन में लिखी हुई है, उसको फॉलो करे। तो ये वो चाहता है। बात करते हैं तो वाई देन आई विल फिट यू, दिस लाइन टेकन स्पेनिश ट्रेजेडी से ली गई, ये सारी बातें अपने कर चुके हैं। तो अब है with that said Eliot concludes that poem by repeating the word शांति 3 times, 3 बार शांति कहता है। शांति क्या है, sacred word है from Hindu faith, ends each उपनिषद, हर उपनिषद के अंत में ओम शांति लिखा हुआ है। and in translate English the peace with passeth all understanding, यानी सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो शांति से ही आती है। the final repetition of this
Word might be Eliot's way of saying he has gone as far as his words can take him. यानी वो इतनी दूर जा चुका है जितनी दूर उसके शब्द उसे ले जा सकते हैं. In the end there might actually be a mystical peace. एक रहस्यमयी शांति हो सकती है, that is out there. But it probably something that exists beyond all human understanding. But it is probably something. परंतु वो कुछ एक ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बाहर भी एग्जिस्ट करती है. तो ये इलियट कहना चाहता है, दत्ता दयाध्वम दमयत्ता शांति शांति शांति. तो अगर ये तीनों वर्ड जो इलियट कहता है, For such a depressing poem, the Wasteland actually ends on a slight note of hope, pointing us toward non-Western religions as a way to restore our faith and start acting like decent, unselfish human being again. हम decent men बने, unselfish human being बने. Well, at least that is something. Maybe we are not so doomed after all. तो हो सकता है कि हमारा इस तरीके से विनाश ना हो, लेकिन इलियट कहना यही चाहता है. द पोइम जो है इसी तरीके से क्लोज होती है, ये हम बात कर चुके हैं. उपनिषदों के अंदर ये बात लिखी गई है, ये बात भी हम कर चुके हैं. इसके बाद हम अगर बात करें तो यही है कि इलियट अपनी इस पोइम को फिनिश करता है ओम शांति 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 से. और शांति वर्ड का मतलब ये पीसफुलनेस से है. पीसफुल से ही अंडरस्टैंडिंग आएगी, अंडरस्टैंडिंग से ही हमारी कल्चर जो है वो डेवलप होगी. थैंक यू वेरी मच. आपकी पोइम पूरी हुई.